पाकिस्तान में पिछले 2 माह से जारी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट्स और सैलाबी रेलों का सिलसिला गांव, घर, खेत, मवेशी बहा कर ले जा चुका है। इस साल अब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले सूबे हैं और सिंध में एक सुपर फ्लड यानी बहुत बड़े सैलाब के बारे में खबरदार किया जा रहा है। इस सब का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ख़ास तौर पर पंजाब में खड़ी फसलों और मवेशियों पर हुआ है, जिससे मुल्क की फूड सिक्योरिटी पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। पंजाब को मुल्क की फूड बास्केट कहा जाता है। इस सूबे के दरियाओं रावी, चनाब, सतलज के पानियों की तुग़यानी ने चावल, मकई और गन्ने की फसलों के साथ साथ सब्जियों और कपास की फसल को भी तबाह कर दिया है। यानी एक ऐसे मुल्क में जहां खाने पीने की अशिया तक रसाई पहले ही मुश्किल थी, अब कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। आपको 2022 का तबाहकुन सैलाब याद होगा, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन क्या पाकिस्तान ने उस तजुर्बे से कुछ सीखा? फूड सिक्योरिटी आखिर होती क्या है और इसे कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? और अगर इस तरह के वसी और तबाहकुन सैलाब अब एक मामूल की बात बनते जा रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए क्या पाकिस्तान ने कोई लॉन्ग टर्म फ्लड रेजिलियंस स्ट्रैटेजी या सैलाब के नुकसान से बचने की कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? आज सरबीन में इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज प्रोग्राम में हम फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान को अब तक होने वाले नुकसान पर और पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए स्ट्रैटेजीज़ पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आदद शुमार और हिकमत अमली की बात करने से पहले आएँ आपको ये दिखाते हैं कि ये सैलाब आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों पर किस तरह असरअंदाज हुआ है। मकसूद बेगम और मोहम्मद रज़ाक मंडी बहाउद्दीन के एक गांव के छोटे से किसान हैं। वो कहते हैं कि इस सैलाब ने उनसे सब कुछ छीन लिया। भुखे ही मरना है और क्या जिन्हों को थोड़े बहुत पट्ठे हैं ना, बस मंदा ही कोई नहीं, वो भी 25,000 पाँच कनाल देने सब करके सब कोई पा छड़ी ना मुन्ना इन्हें मग लै वो भी रोड रड़ गया होना, वो भी भेज गया सारा कि सारी उम्र दी इत्थे आते साने इत्थे कोई 2-3 सदियां हो गई इत्थे रहिंदे साडे दादे परदादे माल डंगर भी बतेरा रुड़िया 5-6 डंगर है ते फसल की मुंजी भी 2-3 किले रुड़ गई है। इन्नी कि लाई सी अपने वास्ते लाई सी खाने जोगी। वो तो इत्थे साडा जेड़ा डेरे ते माल वो कट लिया सी बन नाल, जेड़ा पार सी वो रुड़ गया सी हुण नाल, उदों भी 100 डंगर उस डेरिया दा रुड़ गया सी। 80-90 हुण उन्हां रुड़ गए जे कोई थोड़े ही लद्दे ने। 120 डंगर नहीं मिले, दूजे मिल गए ने। जानवरों वास्ते बैठे हैं 10 दिन हो गए ने चढ़िया पानी, तो उदों दे इत्थे ही बैठे बनते। और ये सिर्फ एक शख्स की या एक ख़ानदान की कहानी नहीं, इस सैलाब ने हज़ारों लाखों अफराद को मुतासिर किया है। हमारी नामनिगार तरहब असगर सुबह पंजाब के ज़िला मंडी बहाउद्दीन के एक गांव जो कालियाँ में मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ से हमें ये रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त मेरे पीछे जो पानी है ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि इस पानी के नीचे सैकड़ों एकड़ पे फैली हुई चावलों की फसल है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे सैलाबी पानी से डूब चुकी है। ये सूरत हाल सिर्फ इस इलाके की नहीं है। हमने ट्रैवल डाउन किया लाहौर से लेके अभी तक इस तमाम तर इलाके में, पिंडी, भटियाँ, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों का जो है वो क्रॉप्स का नुकसान हुआ है। बहुत सी फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। शुगर केन, सरसों, उसके साथ साथ चावल, पट्ठे, ये तमाम तर वो क्रॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं सैलाबी पानी से। यही नहीं बल्कि चावल की फसल ख़राब होने के बाद गंदम की फसल का जो सीज़न आता है उसके लिए भी वो लोग खासे परेशान हैं कि पानी कब जाएगा, कब ये सूरत हाल बेहतर होगी। यहाँ पर बहुत से लोगों से हमारी बात हुई जिन्होंने अभी भी बंद पे बैठे हुए हैं, खुश्की पे बैठे हुए हैं, अपने माल मवेशी जो बच गए हैं उसको लेके। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट की कि उनके माल मवेशी जो हैं वो पानी में बह गए हैं। दरियाए चनाब की ये बेसिकली बेल्ट है और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि तकरीबन 2-3 गाँव को अगर मिला के हम बताएं तो 1000 के करीब जो जानवर है वो इनका इस सैलाब से मुतासिर हुआ है, जिसमें वो मरे भी हैं और डूबे भी हैं। तो ये सूरत हाल है।
फूड सिक्योरिटी के हवाले से स्पेशली जो एग्रीकल्चर है और ये माल मवेशी है, कैटल है, इसके ऊपर ख़ासा जो है वो परेशानी का इजहार किया किसान ने भी, और जो मालिकान थे जिनका नुकसान हुआ है उन्होंने भी, और जो एकेडमिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो इस सब्जेक्ट को समझते हैं वो भी इसके ऊपर जो है ख़ासा तबसरा कर रहे हैं। जोखालिया में सैलाब की तबाही ने कई घर तबाह कर दिए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और मवेशी मर चुके हैं। लोग मायूस और बेबस नज़र आते हैं। करना मुनासा की है, अल्लाह ताला दे दाते टाइम लग जाए। ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਹੁਣੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਔਖ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਜੇ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਰੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ, ਦਿਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਚੌਥਾ ਡੰਗ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। खाद 2 किस्म की दवाइयाँ और पीटर सोलर मोटरें, ये तमाम का नुकसान हुआ है। बाकी फसल जो है चारा वगैरह, कमाद वगैरह, उसका भी नुकसान हुआ है। सैलाब और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल अभी ऑनगोइंग है, जारी है। आइए ज़रा क्विकली अब तक होने वाले नुकसान पर नज़र डालते हैं ताकि हमें इसके स्केल का थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। पूरे मुल्क में अब तक सैलाब और बारिशों से 900 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। 18 लाख से ज़्यादा अफराद और 6 लाख के करीब मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सूबे पंजाब में मुतासरीन की तादाद 39 लाख के करीब है और अब तक 3200 देहात मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 14 सैलाब ज़दा ज़िलों में तकरीबन 58,000 एकड़ ज़मीन पर फसलों को नुकसान पहुंचा है और तकरीबन 5,500 मवेशी सैलाब की वजह से मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ सूबे सिंध में भी एक सुपर फ्लड यानी बहुत बड़े पैमाने पर एक तबाह कुन सैलाब के खदशात का इजहार किया जा रहा है। सिंध के जो 2 अजला हैं उनको हसास करार दिया गया है, जिसमें कश्मोर और घोटकी शामिल हैं, जहां पर 6 के करीब जो हिफाजती बंद हैं, जहां पर महकमा इरीगेशन का कहना है कि उनकी निगरानी की जा रही है। जो कच्चे का एरिया है वहां से काफ़ी कदर लोगों का इनखला किया गया है। पिछले दिनों हुकूमत सिंध ने कच्चे में रहने वाले लोगों को अपील की थी कि वो अपने जो नकल मकानी वहाँ से कर लें। इस वक्त जो खैरपुर नातन शाह और दीगर वो शहर जो 2010 में और 2022 के सैलाब में मुतासिर हुए थे, वहाँ पर लोगों में काफ़ी बेचैनी सी है। किसान इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक अब तक होने वाले नुकसान की मालियत अरबों रुपए हो सकती है। इस नुकसान की कीमत किसान और काश्तकार तो चुका ही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में शदीद फूड इनसिक्योरिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। ताहम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर कहते हैं कि नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ जिससे फूड इनसिक्योरिटी का ख़तरा हो। अभी तक जानवरों का नुकसान नहीं हुआ, फसलों का नुकसान है, चारे का, धान की फसल का मेनली और शुगर केन का, लेकिन ये कोई इतना नुकसान अभी तक हम फोर्सी नहीं करे जितना हम सर्वे करके आए हैं कि जिससे फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की काफ़ी उस इम्पैक्ट करे, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो। फसलों को नुकसान का मतलब है कि पाकिस्तान को खाने पीने की अशिया में कमी को बाहर से मजीद इंपोर्ट्स के जरिए पूरा करना पड़ेगा। साथ साथ सैलाब के बाद बहाली के कामों पर भी खर्चा होगा, यानी हुकूमत को मजीद पैसे की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। माहौलियाती अमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जाहिद समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज की हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए फूड सिक्योरिटी के लिए रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और एग्रीकल्चर का तरीका ही बदलना होगा। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हमें अडाप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अडाप्टेशन से मुराद है कि प्रीवेलिंग एनवायरनमेंट के कंपैटिबल फसलें और वेजिटेटिव और उसके जो ना जितनी भी हमारी जो ना वाटर मैनेजमेंट है उसको देखते हुए प्लान करें, क्योंकि पहले ज़माने में जो सारा कुछ था वो बड़ा स्लो एंड एक किस्म का कंसिस्टेंट था, सस्टेनेबल था, पानी हमें सारा साल मिलता था। अब पानी हमें मिलता है पहले से ज़्यादा, लेकिन वो फ्लड की शक्ल में मिलता है और उसके बाद फ़ौरन बाद जो ना वो ड्राउट आ जाता है। पौधे ने फ्रूटिंग करनी होती है एनवायरनमेंट की कंपैटिबिलिटी से, तो एनवायरनमेंट कंपैटिबल जब रहा नहीं है तो पौधे या तो पार्शली या फुली तौर पे एनवायरनमेंटली इनफर्टाइल हो जाते हैं, उनकी फ्लावरिंग वगैरह रुक जाती है या पार्शली होती है। आज प्रोग्राम में हम बार बार फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी आखिर है क्या? आसान ज़बान में फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि एक मुल्क की तमाम आबादी को एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार सेफ़ एंड न्यूट्रिशस यानी महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक तक
وافر مقدار میں رسائی حاصل ہے۔ فوڈ انسیکیورٹی اس کی بالکل الٹ ہے۔ آف کورس اخلاقی زاویے سے دیکھیں تو ہر شخص کے پاس کھانے پینے کی اشیاء تک برابر اور بنا کسی روک ٹوک رسائی ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی فوڈ سیکیورٹی ملک کے استحکام اور حفاظت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جہاں فوڈ انسیکیورٹی ہوتی ہے وہاں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوتے ہیں، عدم استحکام پیدا ہوتا ہے جس کے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ فوڈ انسیکیورٹی کی بنیادی وجوہات میں کانفلکٹ، شدید موسم اور اقتصادی شاکس شامل ہیں، اور اکثر اوقات یہ تمام فیکٹرز ایک دوسرے سے جڑے بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں وہ شدید موسم اور سیلاب کی وجہ سے پیدا ہونے والی فوڈ انسیکیورٹی کا خطرہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے شدید موسم یا ایکسٹریم ویدر فنومینا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا فوڈ سیکیورٹی پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو بڑھتے درجہ حرارت اور بے موسم کی بارشوں کی وجہ سے زرعی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ پھر ہیٹ ویوز اور سیلابوں سے فصلوں کو نقصان کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر مویشیوں کی ہلاکتیں اور فشریز کی تباہی، اور پانی کی بڑھتی ہوئی قلت جس سے لانگ ٹرم زرعی پیداوار پر بھی اثر پڑتا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے کلائمیٹ چینج اور شدید موسم سے پیدا ہونے والی جس صورتحال کے بارے میں ہمیں خبردار کیا جا رہا تھا وہ اب پاکستان جیسے ملکوں کی بڑی آبادیوں کے لیے ایک حقیقت بن چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق حالیہ سیلاب کی وجہ سے اب تک کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے اگر کوئی امیڈیٹ خطرہ ہے تو وہ ایکسپورٹس کم ہونے کا ہے۔ کم پیداوار یا نسبتاً ان کمپیٹیٹو پیداوار کو ایکسپورٹ کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ جی، فلڈ کے بعد فلڈ اور بارشیں دونوں کمبائنڈ افیکٹ اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہم پہ ڈینٹ پڑ سکتا ہے۔ اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں جب نمی زیادہ ہے ہیومیڈیٹی کی وجہ سے تو ہم ان سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر پائیں گے، پرٹیکولرلی چاول اور مکئی، ان دونوں کے اندر افلاٹاکسن جو ہے وہ کوائٹ پاسبل ہے کہ وہاں پہ یہ ویسٹ ہو ہماری فوڈ، وہ ویسٹیج جو ہے وہ زیادہ بگ ہوگی اور اس سے امپیکٹ آ سکتے ہیں۔ تو آپ کی ایکسپورٹ کہہ لیں کموڈٹی جو سی ہیں وہ اس کوالٹی کی نہیں ہوں گی جو ایکسپورٹ کے سٹینڈرڈ پہ پہنچ جائیں، تو اس کا خطرہ ہے۔ اب اگر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس طرح کا شدید موسم اور سیلاب معمول کی بات بنتے جا رہے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آفٹر آل پاکستان اکیلا ملک تو نہیں جسے اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ فار ایگزامپل اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے بنگلہ دیش میں شدید سیلاب سے پہلے متاثرہ افراد کو نقدی دے کر اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ پہلے سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر رکھ سکیں۔ یعنی فور کاسٹ بیسڈ فائنانسنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ سیلابوں اور دیگر شدید موسمیاتی تبدیلیوں کے باوجود لوگوں کے پاس کم سے کم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خوراک ہو۔ تو کیا پاکستان میں بھی اس طرح کے کسی پلان یا اسٹریٹجی کے بارے میں سوچا گیا ہے؟ میں نے یہ سوال ٹفٹس یونیورسٹی میں سسٹینیبل واٹر مینجمنٹ پروگرام کی ڈائریکٹر ارم ستار سے پوچھا۔ جب 2022 میں فلڈز آئے تھے تو اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے ایک اویئرنیس بڑھی تھی ملک میں کہ اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم جو ہے نا کوئی حل ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس فائنینشیل کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے، تو اس لیے وہ پھر انٹرنیشنل فنڈنگ کی طرف چلی جاتی ہے بات۔ جو ایسے فلڈز ہیں جو اگر ہر 3 یا 5 سال آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فارمر کے پاس جو ہے کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کہاں سے فائنینسنگ کرے۔ تو جب یہ خراب ہو گیا ہے سسٹم تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اپنے وسائل کی طرف جا کے یہ فیڈرل فلڈ انشورنس یعنی کہ کراپ انشورنس پروگرام ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا تاکہ لوگ جو ہیں اس مسائل کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں۔ اچھا، اور فوڈ سیکیورٹی اور کلائمیٹ چینج کا اگر آپ ہمیں آسان زبان میں بتا سکیں کہ لنک کیا ہے آپس میں؟ دیکھیے بہت بڑا لنک ہے، اسپیشلی پاکستان کے ایگزامپل میں، وہ اسی لیے کہ ہماری جو پوری جو ہماری جو زراعت ہے نا وہ صرف وہ انڈس ریور سسٹم پہ یعنی کہ بیسڈ ہے۔ یہ سسٹم اب ہو رہا ہے ڈیسٹیبلائز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، تو ہماری نہ صرف فوڈ سیکیورٹی لیکن ہماری جو ہے اکنامک سیکیورٹی بھی وہ صرف اب ایسے ہے کہ وہ داؤ پہ لگ گئی ہے۔ اچھا، اب پاکستان جیسا ملک جسے اور بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، وہاں فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اس کا سامنا کرنے کے لیے جو وہ مسئلہ ہے اس کا
एक्चुअली होना क्या चाहिए? आपने कोशिश ही करनी है कि आपने ज्यादा यानी कि इफेक्टिवली या प्रोडक्टिवली उन्हीं वसाइल में आपने जो है वहां से यील्ड्स बढ़ानी है। इसका मतलब है, मैं आपको बताऊं, वो सारी जो बोरिंग चीजें होती हैं ना वो करने की जरूरत है। यानी कि यूनिवर्सिटीज में सीड रिसर्च करने की जरूरत है। इस वक्त हमारा जो फार्मर है उसको इंपोर्टेड सीड्स पे वो काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, फार्मर को अब आपने इंफॉर्मेशन कैसे देनी है? अभी तो ये सैलाब आ गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि फ्लड आ भी रहा है, उनको इन्फॉर्म करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। तो इसमें यानी कि लो कॉस्ट अगर आप सेल्यूलर टावर्स लगाएं या रेडियो के थ्रू करें या और कम्युनिटी जैसे बड़े बड़े सायरन लगा दें जो वहां बजने लगे ताकि लोगों को पता चले कि ये हो रहा है। एक ही तरफ काम हमें करना पड़ेगा कि हम इंडस को ऐसे मैनेज करें कि जब फ्लड आए तो दरिया को हम जगह दें ताकि दरिया पानी वहां फैले जहां तबाही ना हो, इसकी जरूरत है। और फिर फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। कहते हैं कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, और देखा जाए तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अगर हम बरसाती नालों और दरियाओं की ज़मीनों पर बस्तियां और घर बनाएंगे तो पानी कभी न कभी अपनी वो ज़मीनें वापस ले ही लेगा। ये सैलाब अब तक सैकड़ों जाने ले चुका है, लाखों को बेघर कर चुका है और हज़ारों एकड़ अराजी अब भी ज़ेर-ए-आब है। इस सब में एक और बड़ा नुकसान इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत का है, यानी खुराक का। देखिए, अब हम माने या ना माने, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और इसके असरात भी एक हकीकत है। ये भी सच है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना सिर्फ एक मुल्क के बस की बात नहीं, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। लेकिन क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए प्लानिंग और मौसर इक़दामात के बगैर ये मामला बिगड़ता ही जाएगा। फ्लड रेजिलियंस और फूड सिक्योरिटी को तरजीह बनाने से सैलाब तो नहीं रुकेंगे, लेकिन उनसे निमटने की शायद कोई सूरत पैदा हो सके, और ऐसा करना बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ में है।